नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका YouTube के इस एजुकेशनल चैनल पर। पिछली क्लास में हमने भारत के संविधान का परिचय पढ़ना शुरू किया था और उस परिचय को हमने 5 आधारों पर 5 आयामों में वर्गीकृत किया था और उनमें से शुरुआती 3 आयाम हमने कवर कर लिए थे, जिनमें हमने देखा था कि संविधान क्या होता है, संविधान की क्या भूमिका है और संविधान की संरचना क्या होती है, यानी कि संविधान किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर इनमें से कोई भी आयाम आपको देखना हो और उसे समझना हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। और आज हम देखेंगे अगले 2 आयाम, यानी कि संविधान के प्रकार और संविधान की विशेषताएं। तो शुरुआत करते हैं हम भारतीय संविधान के प्रकारों से। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने संविधान के जो प्रकार है उनका कई आधारों पर वर्गीकरण कर रखा है। अब हम देखते हैं कि हमने जो वर्गीकरण किया है उनके आधार क्या क्या है, मतलब किस आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया है, उसके बाद में किस आधार पर हमने वर्गीकरण का ये आधार चुना है और फिर हमने ये जो 3 आयामों में इसका वर्गीकरण किया है इसके आधार क्या है। जो पहला आधार है, पहला जो वर्गीकरण है उसका आधार है संविधान को लेखन के आधार पर। तो यानी कि संविधान को लेखन के आधार पर एक उसका रूप होता है लिखित संविधान, या इसे ही निर्मित संविधान बोला जाता है, जबकि इसका जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हम अलिखित या विकसित संविधान। तो देखते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है। तो ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी विशेष सदन में बैठकर किया गया हो, ऐसे संविधान को हम बोलते हैं लिखित या निर्मित संविधान। इसके उदाहरण के रूप में हम भारतीय संविधान को ले सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। अब इसका जो अपोजिट होता है वो अलिखित संविधान या विकसित संविधान। तो ऐसा संविधान जो धीरे धीरे विकसित होकर बना हो, जिसका निर्माण किसी विशेष सदन में बैठकर न किया गया हो, ऐसे संविधान को अलिखित संविधान बोलते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। तो ये जो संविधान है इसका निर्माण किया जाता है, जबकि इसका निर्माण लोगों द्वारा न किया जाकर ये एक धीरे धीरे इवॉल्व होकर बनता है। इवॉल्व यानी कि इसको इवॉल्व्ड भी बोला जाता है, यानी कि जिसका निर्माण क्रमिक रूप से विकास के दौरान हुआ हो, न कि किसी लोगों के द्वारा बैठकर बनाया गया हो। तो वर्गीकरण का ये आधार था लेखन के आधार पर। जो अगला वर्गीकरण हम देखते हैं तो वो है संविधान में संशोधन किए जाने के आधार पर। तो जो संविधान में संशोधन है उसको किए जाने के आधार पर एक होता है लचीला या सुनम्य संविधान और दूसरा होता है कठोर या अनम्य संविधान। तो देखते हैं कि लचीला संविधान क्या होता है। तो वैसा संविधान जिसमें जो संशोधन करने की प्रणाली है वो बहुत सरल होती है, ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम ब्रिटिश संविधान को ले सकते हैं। फिर जो दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है वो है कठोर संविधान या अनम्य संविधान। तो वैसा संविधान जिसमें कि जो संशोधन करने की प्रणाली है वो जटिल होती है, कठिन होती है, और इसका उदाहरण है अमेरिकी संविधान। फिर जो अगला हम वर्गीकरण देखते हैं उसमें हमने 3 भागों में इसको विभक्त किया और ये जो वर्गीकरण है ये इस आधार पर किया गया है कि किसी देश का संविधान वहाँ की शासन प्रणाली को किस हिसाब से संचालित होने की अनुमति देता है। तो इस आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो उसे बोलते हैं परिसंघात्मक, अंग्रेजी में इसे कन्फेडरेशन कहा जाता है। दूसरा है संघात्मक या फेडरेशन और तीसरा है यूनियन। इसे हम विस्तार में समझते हैं क्योंकि इनके बीच में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें परिसंघात्मक और संघात्मक में क्या डिफरेंस है और संघात्मक और यूनियन में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि परिसंघात्मक, संघात्मक और यूनियन ये तीनों चीज़ें क्या होती है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें हम देखते हैं कि जो परिसंघात्मक और संघात्मक प्रणालियां हैं ये वैसे देशों में पाई जाती है जहां का एक तो आकार बड़ा हो और दूसरा वहां पर सांस्कृतिक वैविध्य ज़्यादा हो। अब याद रखिएगा कि हमने ये जो गुण है ये यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है कि यूनियन ये जो गुण है ये धारण नहीं करता है, यानी कि यूनियन में जस्ट अपोजिट व्यवस्था पाई जाती है कि यूनियन वहाँ पर पाया जाएगा जिस देश का एक तो आकार छोटा होगा, दूसरा वहाँ पर सांस्कृतिक वैविध्य कम होगा। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि जो संघात्मक यानी कि फेडरेशन और यूनियन, इन दोनों का जो हिंदी अर्थ होता है वो दोनों का समान होता है, यानी कि संघ। तो इसका ये मतलब है कि यदि कहीं पर संघ लिखा हो तो हम इस बात को नहीं जान सकते कि बात फेडरेशन की हो रही है या फिर यूनियन की। अब हम देखते हैं कि परिसंघ और संघ क्या होते हैं। तो एक चीज़ होती है, दोनों प्रणालियों में एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों में एक तो
केंद्र का अस्तित्व होता है और उसके अंतर्गत कई सारे राज्य होते हैं और राज्यों ने मिलकर केंद्र का निर्माण किया होता है। अब दोनों में अंतर ये है कि जहाँ पर राज्यों को ये अधिकार हो कि वो केंद्र से टूटकर अलग हो सकते हों, उस प्रणाली को बोलेंगे परिसंघ। और जहाँ पर ये राज्यों को अधिकार नहीं होता है, जैसा कि भारत में राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से अलग अस्तित्व प्रकट कर सके, तो ऐसे को बोला जाता है संघ। भारत के अलावा जो अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं वो स्विट्जरलैंड का ले सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अब हम देखते हैं यूनियन को। यूनियन में परिसंघात्मक और संघात्मक जैसी व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों का अस्तित्व नहीं होता है और राज्यों ने समझौते के रूप में केंद्र का निर्माण किया, ऐसा नहीं होता है। यूनियन में सारी शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास निहित होती है और राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो गांव है उनका सीधा संबंध केंद्र से होता है और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम ब्रिटेन और फ्रांस की व्यवस्थाओं को ले सकते हैं। वैसे तो हमने तीनों प्रणालियों को समझ लिया है, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जैसा कि हमने देखा कि भारत जो है वो फेडरेशन या संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण है। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 देखें तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि संघ से ये स्पष्ट नहीं होता कि बात यूनियन की हो रही है या फेडरेशन की, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश देखें तो इंग्लिश में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब यहाँ पर फेडरेशन शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है यूनियन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर भारत फेडरेशन का उदाहरण है तो अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द क्यों लिखा गया है? इसे स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि यदि फेडरल या फेडरेशन शब्द लिखते तो भी इससे ये स्पष्ट तो होता कि राज्यों को केंद्र से कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन इससे ये मैसेज जाने का डर था कि जो केंद्र है वो राज्यों के बीच किसी समझौते या एग्रीमेंट का परिणाम है, जबकि यूनियन शब्द लिखने का स्पष्ट मतलब है कि यहाँ पर जो केंद्र है, केंद्र को राज्य से स्पष्टतः ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है और जो केंद्र है वो राज्यों से किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब केंद्र यहाँ पर सुप्रीम है और राज्यों का अस्तित्व उनसे छोटा। प्रकार अगर हम भारत में देखें तो भारत जो संघात्मक या फेडरल व्यवस्था है उसका उदाहरण है, लेकिन भारत में यूनियन वाले तत्व भी मौजूद है, यानी कि जो केंद्र है वो राज्यों पर प्रभावी है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में ये उक्ति प्रचलित है कि जो भारतीय शासन प्रणाली है वो संघात्मक है, लेकिन जो विपत्ति के समय पे एकात्मक हो जाती है। यानी कि देश में जब विपत्ति होती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें कि अगर आपातकाल की व्यवस्था है तो उसमें हमारी जो केंद्र की शक्तियां हैं वो सुप्रीम हो जाती हैं और राज्यों की शक्तियां कम हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं आखिरी आयाम, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो जो इसकी पहली विशेषता है वो है कि ये सब भारत का जो संविधान है वो सबसे विशाल लिखित संविधान है और इसके जो सबसे विशाल होने की वजह है, जो इसके तथ्य है उसके पीछे के, वो ये है कि जो भारतीय संविधान है उसमें जब अनुच्छेदों की संख्या देखें, आर्टिकल्स की संख्या देखें, जो मूल संविधान में आर्टिकल्स थे वो 395 अनुच्छेद थे। उसी प्रकार अगर हम भाग देखें तो 22 थे, अनुसूचियाँ 8 थी, लेकिन इन सब संख्याओं में अब बढ़ोतरी हो चुकी है। जो आर्टिकल्स हैं अगर हम सब आर्टिकल्स को मिला लें तो इनकी संख्या 465 हो चुकी है, भागों की संख्या 25 हो चुकी है और अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। हालांकि अगर अनुच्छेद और भागों को देखें तो इनकी जो मूल संख्या थी वो अभी भी है। अनुच्छेद उप अनुच्छेदों को मिलाकर 465 हुए हैं और जो उपभागों को मिलाकर, जैसे कि भाग 4 क है, उनको मिलाकर उपभागों को मिलाकर 25 हुए हैं। मूल इनकी संख्या 395 और 22 ही है। हाँ, अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। फिर अगला हम देखें कि विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो कई सारे स्रोतों से मिलकर बना है। जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसके लगभग 200 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। इसी प्रकार
लगभग 60 से ज़्यादा देशों का अध्ययन करने के पश्चात जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो किया गया है। इसी संबंध में भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है कि विश्व के कई देशों के संविधानों को छानने के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा पॉइंट देखा कि विभिन्न स्रोतों से विहित। अगला जो पॉइंट है वो है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो नम्यता या लचीली व्यवस्था है संशोधन की वो ब्रिटिश संविधान में है, और उसी प्रकार से अनम्यता का जो परिचायक है वो अमेरिकी संविधान है, जिसमें कि जटिल प्रक्रिया का पालन किया गया है। लेकिन वहाँ हमसे जो एक तथ्य मिस हुआ था वो ये कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में इन दोनों संविधानों का समन्वय या मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर है ना, संशोधन की कहीं कहीं पर तो साधारण मतलब नम्य लचीली व्यवस्था का पालन किया गया है, साधारण बहुमत से ही यहाँ पर संशोधन हो जाता है। तो कहीं कहीं पर या अधिकांश जगह विशेष संवैधानिक संशोधन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो अमेरिकी व्यवस्था है उसका पालन किया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पे हम राष्ट्रपति के महाभियोग को ले सकते हैं। अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसका सामान्य मतलब है कि जिस दल का बहुमत होता है वही सत्ता पर शासन करता है। फिर अगला हम देखते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ में संघीय व्यवस्था। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता के गुण भी विद्यमान है। संघीय व्यवस्था का यहाँ पर क्या मतलब है? संघीय व्यवस्था का मतलब है कि ऐसी प्रणाली जो राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करती हो। उदाहरण के तौर पर दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी संघीय जो व्यवस्था है उसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार अगर हम एकात्मकता की ओर झुकाव, अब इसमें हम एकात्मकता के जो रूप देखें तो उसमें आएंगे सशक्त केंद्र। एकात्मकता का सामान्य अर्थ है तो वैसे सारे प्रावधान जो केंद्र की उपस्थिति को सुदृढ़ करते हों, जो राज्यों की अपेक्षा का केंद्र को मजबूत बनाते हों। तो वैसे कौन से प्रावधान है? सशक्त केंद्र की उपस्थिति, एकल संविधान, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में केंद्र की स्थिति मजबूत हो जाती है। वैसे ही केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल का केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाना भी केंद्र के वर्चस्व का प्रमाण है। फिर अगला हम देखें, अगली जो संविधान की विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो जो ये संसदीय संप्रभुता है ये ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है, और जो न्यायिक सर्वोच्चता है इसका गुण पाया जाता है अमेरिकी संविधान में। तो इसमें भारतीय संविधान ने समन्वय प्रदर्शित करता है और इन दोनों गुणों को हमने अपनाया है। फिर अगला हम देखते हैं स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका को भारतीय संविधान का कस्टोडियन कहा गया है। तो जो लोकतंत्र हमारे यहाँ पर जिंदा है उसको जिंदा रखने का कार्य जो करती है वो न्यायपालिका करती है। फिर अगला है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान में अगर हम देखें तो जो संविधान का भाग 3 है उसमें 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल संविधान में अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिसमें जो एक मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उससे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विलोपित कर दिया गया। तो अभी जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6। जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसी प्रकार अगर अगली हम विशेषता की बात करें तो वो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो मौलिक अधिकार है उसके बाद का जो भाग है यानी कि भाग 4, उसमें इनका प्रावधान किया गया है और ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। साथ ही ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी भी स्थापना सुनिश्चित करते हैं। इनमें से हर चीज़ से प्रश्न बनते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं, और यहाँ से अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला हम देखें कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो ये भाग 4 क, 4 तो मूल संविधान में था लेकिन 4 क जो है
इसे संविधान में बाद में प्रतिस्थापित किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया और पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, वहाँ से हमने इसको लिया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और ये जो इनकी संख्या है वो 11 है। उसके बाद में हम देखें कि संविधान की सर्वोच्चता, जो भारतीय संविधान है वो संविधान को सर्वोच्च मानता है और ये उसकी एक प्रमुख विशेषता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो हर वो व्यक्ति जो 18 साल या उससे ज़्यादा की आयु रखता हो वो मतदान करने के लिए अर्ह होगा, एलिजिबल होगा। और जो इसकी तस्दीक है वो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 326 वो करता है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसमें जो मतदान की करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर अगला है आपातकालीन प्रावधान। तो इसमें 3 प्रावधानों का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। एक है अनुच्छेद 352 जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। फिर है 356 जिसमें कि राज्य आपातकाल, जिसे कि प्रचलित रूप में राष्ट्रपति शासन के नाम से पहचाना जाता है, उसकी चर्चा की गई है। और फिर अनुच्छेद 360 जिसमें कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। फिर हम देखें कि त्रिस्तरीय सरकार। तो 73वें और 74वां संविधान संशोधन जो है, जो कि 1992 में हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी वो अन्य संघीय सरकारें या अन्य संघीय जो शासन प्रणालियाँ हैं उनकी भांति 2 स्तर हुआ करते थे, एक था केंद्र और एक था राज्य। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात हमारे यहाँ एक तीसरा खंड जोड़ा गया जो कि पंचायतों से संबंध रखता है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन, सरकारों का जो क्रम है वो त्रिस्तरीय है। उसके बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक स्वरूप को हमारे यहाँ पर अपनाया गया है। और गणराज्य का आशय है कि जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति है उसका निर्णय किस आधार पर होगा, तो वो जो निर्णय का आधार होगा वह वंशानुगत ना होकर लोकतांत्रिक रूप से होगा। और जो सर्वोच्च पद पर जाने की अर्हता है वो आम व्यक्ति के पास भी होगी। अगला हम देखें संप्रभु राज्य। संप्रभुता का आशय है कि जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय है, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो जो भारत है, हमारा जो राज्य है, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद में है समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी राज्य। हमारा जो राज्य है वो समाजवादी स्वरूप से युक्त है, साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति भी हमारे यहाँ पर दर्शाई गई है संविधान के द्वारा, और ये हमने ऊपर डीपीएसपी में हम देख चुके हैं। पंथ निरपेक्ष स्वरूप। पंथ निरपेक्ष का आशय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में ये शब्द हमारे संविधान में नहीं था। और बात करें इसमें कि संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, तो कई सारे अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे अनुच्छेद 15 हो गए, 16 हो गया। और फिर अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो एक मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जिसका कि वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इन विशेषताओं को संक्षेप में देखा। इनको हम विस्तार में क्लास से जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे। ये थी भारतीय संविधान की विशेषता। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान का जो परिचय था उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।